हेलो बच्चों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 11वां अध्याय प्रकाश के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है कैसे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल तथा उत्तल लेंसों में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन कैसा होता है, एक प्रिज्म का क्या कार्य है, न्यूटन की डिस्क कहने का क्या तात्पर्य है, प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। हम सबसे पहले जान लेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्र दीपों या हेडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन या एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत देते हैं? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ या ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। एक मोमबत्ती की ओर ए सीधे तथा बी मुड़े हुए पाइप से प्रकाश की लौ को देखा जा रहा है, लेकिन सीधे वाले पाइप से प्रकाश देखा जा सकता है, जबकि मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखना असंभव है। अब हम जान लेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। कैसे हम प्रकाश को एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ सकते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की तरह कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों या इमारतों का परावर्तन देखा है? अगर आप इस 11.3 चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे पेड़ का परावर्तन
ठीक इसके जल पर हो रहा है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहेली यहाँ कुछ कहती है। पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर उसे मूर्ख बनाया था। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 11.1। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसमें 3 पतली झिर्रियाँ या स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परावर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर या इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है। पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? तो बिल्कुल बच्चों, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आती है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। चेतावनी: जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण, जो कि यह चित्र में आपको दिखाया गया है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब
दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप या साइज का दिखाई देता है। यानी आपने जाना समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और बिल्कुल वस्तु के साइज का, जितना उसका साइज होता है उतना ही दिखाई देता है। यहां बूझो कुछ कहना चाहता है, चलिए जानते हैं। बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 11.3। शतरंज का एक बोर्ड या चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ कर के रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतने ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर या चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख कर कीजिए। यानी जितनी दूरी इस मिरर से, दर्पण से वस्तु की है, उतनी ही दूरी पर वह वस्तु इस मिरर या दर्पण पर दिखाई देगी। यहाँ पहेली समतल दर्पण में बने बिंब के बारे में कुछ कहती है, चलिए जानते हैं। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है। यह बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब हम जान लेंगे दक्षिण या वाम के बारे में। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करते हैं। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, जैसा यहां आपको चित्र में दिखाया गया है। अब अपने दक्षिण या दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने बाम या बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण या वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बूझो कुछ कहता है, चलिए जानते हैं।
बूझो ने सड़क पर एक रोगी वाहन या एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके आगे की ओर शब्द AMBULANCE एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व या साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा या ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देगा। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 11.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण या पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गोलीय दर्पणों से खेल के बारे में। पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.5। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? तो ठीक बच्चों, यह प्रतिबिंब सीधा है। क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? चम्मच में बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा है, यह आपको जानना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप पेन, पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, जब भी हम चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर अपना चेहरा देखते हैं तो यह हमें छोटा और उल्टा और वास्तविक प्रतीत होता है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में आप देखेंगे अवतल दर्पण के ठीक सामने रखा गया वस्तु काफी बड़ा
सीधा और आभासी प्रतीत होता है, जबकि अवतल दर्पण से दूर रखे गए वस्तु छोटे, उल्टे और वास्तविक प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के ठीक सामने रखा गया वस्तु बड़ा, सीधा और आभासी प्रतीत होता है। वहीं उत्तल दर्पण के ठीक दूर रखा गया वस्तु छोटा, सीधा और आभासी प्रतीत होता है। यहाँ आपको जानना है कि जब भी कोई वस्तु उल्टा जब होता है तो वह वास्तविक ही होता है। वास्तविक उस बिंब को कहते हैं जिस बिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, और सीधा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। आभासी यानी जिसे पर्दे पर आप कदापि यानी कभी भी नहीं ले सकते हैं, जैसा कि आपने समतल दर्पण में जाना। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ या उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। याद रखिए बच्चों, अवतल और उत्तल में क्या अंतर है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये उत्तल है, यानी बाहरी की ओर उठा हुआ, और अवतल दर्पण में अंदर की तरफ धंसा हुआ दर्पण होता है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग, ए अवतल भाग और बी उत्तल भाग। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.6। चेतावनी, 11.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे या कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
जैसा आपने कुछ देर पहले ही जाना। आइए अब तल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.7। अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे गए किसी स्टैंड या कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का प्रयोग किया जा सकता है पर लगाइए। गत्ते की किसी सीट लगभग 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें, जहां अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाया गया है, जहां दर्पण से दूरी पर कुछ दूरी पर मोमबत्ती को रखा गया है और जिसका प्रतिबिंब बन रहा है एक कागज की शीट पर। यह प्रतिबिंब अगर आप ध्यान दें तो मोमबत्ती की लौ से थोड़ी बड़ी है। हालांकि इसमें यानी इस दर्पण में और मोमबत्ती के लौ के बीच दूरी बनी हुई है। जैसे ही दूरी छोटी होती है, यानी चित्र ए में अगर आप ध्यान से देखें, दूरी दर्पण के साथ मोमबत्ती की दूरी जैसे ही छोटी होती है तो पर्दे पर बनने वाला बिंब बड़ा होने लगता है। इसे आपको समझना है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तो क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? यह आपको बताना है। तो बच्चों, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब, जैसा मैंने आपको समझाया, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर आप एक बार फिर से अगर अवतल दर्पण की तरफ ध्यान दें तो आप देख पाएंगे अवतल दर्पण के एकदम से करीब में रखा गया कोई वस्तु बड़ा, सीधा और आभासी प्रतीत होता है, जबकि उससे दूरी बढ़ने पर वह छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतीत होता है। तो बच्चों, अगर आप इस सारणी 11.1 को अगर ध्यान से देखें, जहां किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, जहां बिंब से दर्पण की दूरी बिंब से छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या उल्टा या सीधा बन रहा है या वास्तविक या आभासी बन रहा है, वह आपको बताना है। आपको सिर्फ बिंब से दर्पण की दूरी 50 सेंटीमीटर, 40, 30, 20, 10 और 5 दी गई है। अगर आप ध्यान से देखें, जब भी वह मोमबत्ती दर्पण के बिल्कुल नजदीक थी, यानी कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर
या 5 सेंटीमीटर जैसे नज़दीक थी तो वह बिल्कुल सीधा उसका चित्र बन रहा था। अगर आप ध्यान दें, जैसे ही वह दूरी बढ़ती गई तो वह उल्टा बनता गया। हर क्षेत्र में उसका चित्र उल्टा ही है। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यह बात आपको याद रखनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस 50 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ सिर्फ बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आते जाता है, यानी दर्पण के ठीक सामने मोमबत्ती आते जाती है, तो उसका बिंब बड़ा बनता जाता है। इसे आपको समझना है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल ही है। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो बिल्कुल बच्चों, घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? तो यह एक उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.8। क्रियाकलाप 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षकों को क्रियाकलाप 11.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए, जैसा आपको यहाँ इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी हाल में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रहे तो वह भी बड़ा, सीधा और आभासी ही होगा, और दूर रहने पर छोटा, सीधा और आभासी ही बनेगा। क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, यह बड़ा हो सकता है जब वह उत्तल दर्पण के बिल्कुल सामने आ जाए। क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों या साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालक को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में। अब हम जान लेंगे लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में। आपने आवर्धक लेंस या हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका प्रयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों के उपयोग
व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों या दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। चेतावनी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। इसके लिए हम एक फिर से क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.9। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग पर रखिए। चित्र 11.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे आपको एक चमकीला प्रतिबिंब सूर्य का दिखाई दे रहा है। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? चलिए जानते हैं। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले या आपतित प्रकाश को अभिसरित या अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ना कर देता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे जहां उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं जानेंगे। क्रियाकलाप 11.10। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए जैसा कि चित्र 11.25 में आपको दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसे समायोजित करना है। विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। अब हम आगे क्या करेंगे चलिए जानते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट या तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? उत्तल लेंस के ठीक सामने रखा गया प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी होता है, जबकि उत्तल लेंस के दूर रखा गया कोई वस्तु
जिसका प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धक हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या काल्पनिक है? तो बच्चों, आपको यह समझना होगा, जब भी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु होती है तो वह बड़ा, सीधा और आभासी होता है। जैसे ही उत्तल लेंस से वस्तुएं दूर होती जाती हैं तो वह छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो बच्चों, अगर आप चित्र 11.25 के साथ 11.26 की तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस स्थिति में बिंब आभासी बन रहा है और किस स्थिति में यह वास्तविक बन रहा है। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। अब हम जान लेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े आर्क के रूप में दिखलाई देता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग या वर्ण होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये क्या है, चलिए जानते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं, जैसा कि चित्र 11.29 में आपको दिखाया गया है। यहाँ पहेली कुछ कहती है। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करते हैं। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या अब आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहां भी देखते हैं? चित्र 11.30 यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम
अपनी नोटबुक में लिखिए, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 11.12 लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। 11.31 ए में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया है। चित्र 11.32। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने प्रकाश का परावर्तन से लेकर विभिन्न प्रकार के गोलीय दर्पण, जहां अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 2 प्रकार के लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनको जाना। साथ में हमने आभासी प्रतिबिंब को भी समझा और हमने वास्तविक प्रतिबिंब को भी समझने की कोशिश की, जहां हम प्रिज्म का उपयोग करके इंद्रधनुष में कितने सारे वर्ण होते हैं या रंग होते हैं, या सूर्य के प्रकाश में कितने सारे रंग छिपे होते हैं, उनको भी हमने समझने का प्रयास किया। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।